बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट के पीछे पड़ी हुई है। कहीं हेलीकॉप्टर्स को यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करते देखा गया। हज़ारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। कहीं रैलीज निकाली गई तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट की तहरीक इतनी फैल गई कि इन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट के मद्दे मुकाबले ला खड़ा किया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक करके के अहम अयाज में कर्फ्यू नाफज कर दिया। और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि शूट एट साइट। कई मकामात पर स्टूडेंट के ऊपर डायरेक्ट गोलियां भी बरसाई गई। 200 से ज़ायद निहत्ते स्टूडेंट मारे गए, कई हज़ार ज़ख्मी हुए और बेशुमार स्टूडेंट को अरेस्ट कर दिया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक मुल्क शट डाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल मंडला रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है। विवड्रियान की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। इस सब की शुरुआत फ़कत जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद से हुई, जब इन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस से बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन इसके बाद ईद की छुट्टियां आई थी। इस वजह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। ईद के बाद स्टूडेंट ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किए और इस बार ये कुछ ज़्यादा सीरियस थे। इन्होंने रोड्स ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कई वजूहात शामिल हो गई। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इस पार्टी का एक स्टूडेंट है, जिसे हम कहते हैं कि इस पार्टी का एक कुलिया है, जिसको छात्रा लीग कहा जाता है। छात्रा लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई मकामात पर हमले किए और वो भी पुलिस की सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट्स जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनमें गुस्से की एक और लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई मकामात पर आर्मी ने UNA की गाड़ियों को प्रोटेस्टर के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे ये समझा गया कि शायद यूनाइटेड नेशंस भी इस सब में मुलव्वस है। जब यह खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का एक बुरा इंप्रेशन गया और UNA ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियाँ UN मिशन को रेड की गई थी, लेकिन उन पर से लोगो नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर का गुस्सा थमा ही था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने कुछ रिमार्क्स दिए, जिसने मामले को मज़ीद गमगीन बना दिया। इनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जाबर्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने तो जैसे आग से ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रज़ाकार के बारे में इल्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था। इन दोनों में फासले भी काफ़ी ज़्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन्स को छोड़कर काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फ़र्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान, जो इस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस करवाने की। और इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को काफ़ी कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से 167 सीट को क्लीन स्वीप कर दिया। अब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की टोटल सीटें ही 300 थी, उनमें से भी आधी से ज़्यादा 167 यानी कि आधी से भी ज़्यादा सीटें ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ले चुकी थी, जिसका मतलब था कि अवामी लीग नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी। इस पर वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ही पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। सिविलियंस मार्च, नेशन सोसाइटी, इनको शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दिया और
3 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग पाकिस्तान के काफ़ी घरों पर लहराया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आज़ादी की यह जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री के कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी पाने के लिए अपनी अलग फोर्सेस बना ली, जिसको बांग्लादेशी फोर्सेस मुख्ती बहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रज़ाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट भी हासिल हो गई और यूं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, इन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि लिबरेशन वार के 26 सालों के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया और फिर 2010 ने फ्रीडम फाइटर्स का कोटा इनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा ज़ाया हो जाता। अब पूरा मुल्क में जो लोग मेरिट पर मेहनत करते, सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते, उनका कोटा 44% था और वो भी अब कम पड़ने लगा। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी ख़राब लगी कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स के ख़ानदान कुछ ना करके भी आसानी से ही गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं। तो 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने कहा कि वो नस्ली फ्रीडम फाइटर्स के ख़ानदान के लिए कोटा रखना चाहती हैं, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। इनका कहना था या तो फ्रीडम फाइटर्स के बच जाने वाले कोटा मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना वाजिद का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज़्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्दबदल कर ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो कि 30% किया था उनके। जब ये सब हो गया तो फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट ने ये मुतालबा किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए। जिन इलाकों में स्टूडेंट को मारा गया वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिज़ाइन करे फ़िलहाल। और देखते ही देखते वो दिन आ गया कि जब ये प्रोटेस्ट सिविल सर्विसेज की एक तहरीक में बदल गया और वो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को ले डूबा। शेख हसीना वाजिद के साथ पहले मिलिट्री अहकाम भी शामिल थे, बट जब मिलिट्री अहकाम ने देखा कि 45 लाख पीपल प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल आए हैं तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और स्टूडेंट के साथ मिलकर शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। और 5 अगस्त 2024 को 3 बजे शेख हसीना वाजिद अपना इस्तीफ़ा देकर भारत फरार हो गई और इस तरह बांग्लादेश को एक बार फिर आज़ादी नसीब हुई। तो उम्मीद है कि विवरण की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।